नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। खेल पुरस्कार घोषित, सुरेश पांडे को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। नैनीताल के चंदन अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन को खेल रत्न। हल्द्वानी में बनेगा राज्य का खेल विश्वविद्यालय। उत्तराखंड में नर्सों को गर्भवतियों के प्रसव और इलाज का अधिकार मिलेगा। उत्तराखंड के विकास को 10 साल का रोड मैप, मुख्यमंत्री। प्रदेश सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर काम कर रही है सरकार, दावी। भीमताल में अंतरिक्ष की गतिविधियों पर मंथन। जल संस्थान के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का होटल में मिला शव। दुधारू पशु खरीदने को 70% सब्सिडी देगी सरकार। उत्तराखंड में मई जून में लगेंगे मिलेट मेले। चारधाम यात्रियों की संख्या सीमित करने पर पुरोहितों का विरोध सही। हाईकोर्ट का ग्रुप डी भर्ती की एसआईटी जांच के आदेश। जल निगम टिहरी की लचमोली हादिम की धार योजना में हुई फेल, जांच समिति ने दे दी रिपोर्ट। इंजीनियरों की लापरवाही से 21 करोड़ का नुकसान। दूध में मेलामाइन की फिर जांच कराएगा प्रबंधन। यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। देहरादून, राज्य सरकार ने बुधवार को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों की घोषणा की। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और एथलीट चंदन सिंह को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न, जबकि खेल उप निदेशक सुरेंद्र पांडे को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या कल 24 मार्च देहरादून में पुरस्कारों को देंगी। खेल विभाग के निर्देशक जितेंद्र सोनकर ने बताया कि वर्ष 2019-20 के लिए खेल बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, जबकि 2020-21 के लिए एथलीट चंदन सिंह को खेल रत्न दिया जाएगा। जबकि देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए बैडमिंटन कोच डीके सेन और वर्ष 2020-21 के लिए ताइक्वांडो कोच कमलेश कुमार तिवारी और वर्ष 2021-22 के लिए तीरंदाजी कोच संदीप कुमार डुगलान को दिया जाएगा। खेल निर्देशक सोनकर ने बताया कि वर्ष 2021-22 का लाइफ टाइम अचीवमेंट खेल विभाग के उप निर्देशक सुरेश चंद्र पांडे को एथलेटिक में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में तैनात नर्सों को 2 वर्ष का नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी का कोर्स कराया जाएगा, जिसके बाद उन्हें गर्भवती महिलाओं के प्रसव, इलाज व रेफरल का अधिकार मिलेगा। राज्य के अस्पतालों में महिला रोग विशेषज्ञों की कमी है, इसे देखते हुए सरकार ने उड़ीसा की तर्ज पर नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य के कर्मचारी अस्पतालों के प्रसूति रोग विंग में कार्यरत जीएनएम और बीएससी नर्सिंग पास आउट नर्सिंग अधिकारी को नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी नाम का 2 साल का कोर्स कराया जाएगा। इस कोर्स को पूरा करने के बाद नियुक्ति सरकारी अस्पतालों में होगी और नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी बिना डॉक्टरों के ही गर्भवतियों का इलाज कर सके। उन्हें न केवल प्रसव कराने का अधिकार होगा, बल्कि वे दवाई लिखने के साथ ही गंभीर मरीजों को रेफरल भी कर पाएंगे। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में जल्द ही इस योजना को शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी में बनाया जाएगा। हल्द्वानी स्टेडियम के आसपास इसके लिए जमीन तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में राज्य में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के संबंध में बैठक ली। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जमीन तलाशी जाए। विश्वविद्यालय के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही खेल एवं आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियों के लिए विषय विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से हल्द्वानी खेल स्टेडियम का बेहतर तरीके से उपयोग हो सकेगा। स्टेडियम के आसपास अतिरिक्त जमीन की संभावना तलाशी जाए ताकि खेल विश्वविद्यालय में स्टेडियम का भी उपयोग हो सके। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस दौरान कहा कि राज्य में खेल विश्वविद्यालय बनने से युवाओं को खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। विभाग 2024 में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में जुटा हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को इस समय से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में संभावित बिजली संकट को देखते हुए केंद्र ने बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए बिजली का अतिरिक्त कोटा मंजूर कर लिया है, जिससे राज्य को अगले 6 महीने तक सस्ती बिजली मिलेगी। अभी 31 मार्च तक के लिए ही सस्ती बिजली का कोटा आवंटन किया गया था। गर्मी शुरू होती बिजली उत्पादन घटने, मांग बढ़ने से राज्य को बिजली संकट से जूझना पड़ता है। बीते फरवरी के अंतिम सप्ताह में स्थिति पैदा हो गई थी, तब उत्तराखंड को बाजार से 12 रुपये प्रति यूनिट की दर से महंगी बिजली खरीदनी पड़ी थी। केंद्र से मिली राहत के बीच राज्य को 4 से 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त बिजली मिलेगी। उत्तराखंड ऊर्जा निगम के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि बुधवार को केंद्र ने अतिरिक्त बिजली का कोटा 6 महीने तक जारी रखने के आदेश दे दिए हैं, जिससे राज्य को सितंबर तक राहत मिलेगी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आगामी 22 अप्रैल को खुलेंगे। चैत्र प्रतिपदा एवं नवरात्र के शुभ अवसर पर विश्व प्रसिद्ध
गंगोत्री धाम के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त निकाला गया, जिससे अक्षय तृतीया पर प्रातः 12:35 पर विधिवत पूजा अर्चना एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगोत्री धाम के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं को दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। बुधवार को गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल और सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि मां गंगा के उत्सव डोली 21 अप्रैल को अपने शीतकालीन प्रवास मुखवा से दोपहर 12:15 पर गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी, जो रात्रि को भैरव घाटी में विश्राम करेगी। अगले दिन 22 अप्रैल को सुबह मां गंगा की डोली 9 बजे गंगोत्री धाम पहुंचेगी, जहां पर मां गंगा का पूजन, गंगा सहस्त्रनाम एवं विधिवत हवन पूजन करने के बाद दोपहर 12:35 पर सर्व अमृत सिद्धि योग में गंगा धाम के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर इसी दिन यमुनोत्री धाम के कपाट भी अक्षय तृतीया के पर्व पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव भागेश्वर उनियाल ने बताया कि 22 अप्रैल को ही गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे, जिसके लिए छठवें नवरात्र अर्थात यमुना जयंती पर कपाट खोलने का मुहूर्त निकाला जाएगा, जिसके बाद प्रदेश में चार धाम यात्रा विधिवत रूप से शुरू होगी और श्रद्धालु अगले 6 माह तक गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम में मां गंगा व यमुना के दर्शन कर सकेंगे। रुद्रप्रयाग बुधवार को मौसम ने राहत दी तो केदारनाथ यात्रा तैयारी में जुड़े विभागों ने राहत की सांस ली। इसी को देखते हुए डीडीएमए ने 110 मजदूरों की टीम को लिंचोले केदारनाथ दोनों तरफ से बर्फ हटाने में लगा दिया। हालांकि बर्फबारी से लोक निर्माण विभाग डीडीएमए को पैदल मार्ग से दोबारा बर्फ हटाने में मेहनत करनी पड़ रही है। बीते 3 दिनों से केदारनाथ पैदल मार्ग लिंचोली से केदारनाथ के बीच बर्फबारी के चलते आवाजाही के लिए बंद है। हालांकि अब मजदूर इसे खोलने में जुटे हैं। बुधवार को डीडीएमए ने 60 मजदूरों को लिंचोली से केदारनाथ की ओर बर्फ हटाने के लिए लगाया, जबकि 50 मजदूर केदारनाथ से नीचे की ओर बर्फ हटाने में जुटे हैं। इस तरह 110 मजदूरों की टीम पैदल मार्ग को दोनों तरफ से खोलने में जुटी हुई। भैरव ग्लेशियर में भी ऊपरी क्षेत्र से आई बड़ी संख्या में बर्फ को हटाने के लिए मजदूरों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि डीडीएमए जल्द ही पैदल मार्ग पर आवाजाही शुरू करने के दावे कर रहा है। डीडीएमए के ई प्रवीण कर्णवाल ने बताया कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में मजदूर हैं। आज ही मौसम खुला तो तेजी से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए अगले 10 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास में बुधवार को चैत्र नवरात्र के पहले दिन स्वास्थ्य विभाग में चयनित एएनएम को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को अग्रणी बनाने में मातृशक्ति का सहयोग व आशीर्वाद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने चयनित एएनएम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान ने उन्हें जनसेवा का मौका दिया है। राज्य के दूरस्थ गाँव में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के मकसद से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती दी जा रही है, जिससे गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की सेहत में सुधार होगा। इस दौरान 824 एएनएम की नियुक्ति मिली, जिसमें से 187 को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी, परिवहन मंत्री चंदन राम दाबसी मौजूद रहे। देहरादून गृह विभाग ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में ग्रुप डी भर्ती की जांच भी एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में गठित एसआईटी से कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। वर्ष 2019-20 में 37 पदों के लिए हुई इस भर्ती को उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रोड की यूबीटीआई ने कराया था। इस भर्ती से चयनित 2 लोगों के नाम लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती में सामने आने से इस पर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है। यूबीटीआई ने 2018 में हाईकोर्ट में ग्रुप डी के 37 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया था, जिसकी लिखित परीक्षा फरवरी 2020 में आयोजित हुई। 2021 में चयनितों को नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई। इस बीच 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की पटवारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो गया। पटवारी भर्ती लीक की पुलिस जांच में ऐसे 2 अभ्यर्थी भी रकम देकर पेपर खरीदने के आरोप में चिन्हित हुए, जो पहले ग्रुप डी भर्ती में चयनित होकर सेवारत हैं। इसके लिए लोक सेवा आयोग ने इन दोनों को आगामी परीक्षाओं से डिबार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार इन दोनों के नकल माफिया से गहरे लिंक मिले हैं। इस कारण ग्रुप डी की भर्ती परीक्षाओं में सवाल उठ रहे हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए बीते दिनों हाईकोर्ट ने खुद उत्तराखंड सरकार को इस मामले की जांच के लिए सौंपा था। अब इसी क्रम में गृह विभाग ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर इस मामले को एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में पटवारी जेईई भर्ती की जांच कर रही एसआईटी को सौंपने के आदेश जारी कर दें। गृह विभाग ने तकनीकी शिक्षा विभाग को भी एसआईटी में अपना एक सदस्य नामित करने हुए जाँच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। जल निगम इंजीनियर के लापरवाही से राज्य के 21 करोड़ के लचमोली हड़ीमकी धार योजना बर्बाद हो गई है। गलत डिजाइन और खराब निर्माण के कारण योजना फेल हुई है। जांच समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में इंजीनियरों की लापरवाही पर मोहर लगा दिया। अब इन इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही कंपनी से वसूली की तैयारी है। टेहरी गढ़वाल में 21 करोड़ की लागत से तैयार लचमोली हड़ीमकी धार ग्राम समूह पेयजल योजना 2 साल में नहीं चल पाई। योजना का इनफिल्ट्रेशन वेल फेल होने के कारण योजना से पानी नहीं मिल पा रहा है। योजना की इन तमाम खामी को सुधारने को जल संस्थान ने फिर 9.38 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया। योजना के 2 साल के भीतर ही फेल होने पर शासन ने जांच बढ़ाई थी। जांच समिति में पूर्व
CGMS के शर्मा मुखी अभियंता SC पंत समेत अन्य अफसरों को शामिल किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया कि गलत डिजाइन और गलत निर्माण से योजना फेल हुई है। समिति ने योजना के संचालन को जल संस्थान के 9.38 करोड़ के प्रस्ताव को सही ठहराया। साथ ही सुझाव दिया कि पूर्व योजना में इस्तेमाल हुए पाइप और अन्य सामान का भी इस्तेमाल कर खर्चा कम किया जाए। अब शासन ने इस योजना फेल होने के दोषी इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई और निर्माण करने वाली कंपनी से वसूली की तैयारी कर ली है। हरिद्वार योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि लोगों का सपना था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण उनकी आंखों के सामने हो जाए। अगले साल जनवरी में राम मंदिर का लोकार्पण हो जाएगा। अनुच्छेद 370 भी हट गया। अब सिर्फ 2 काम बाकी रह गए। देश में समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का काम भी लगे हाथ 2024 से पहले हो जाना चाहिए। ये बातें योग गुरु रामदेव ने 9 दिवसीय संन्यास दीक्षा समारोह के शुभारंभ के दौरान कही। बुधवार को पतंजलि संन्यासाश्रम के पास ऋषिग्राम में योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भट्ट की सानिध्य में 9 दिवसीय संन्यास दीक्षा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान योग गुरु रामदेव ने कहा कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर के साथ यह देश का राष्ट्र मंदिर भी बने। साथ ही चरित्र का निर्माण हो और व्यक्तित्व का निर्माण हो और दिव्य नेतृत्व का निर्माण हो। जिस आकांक्षा के साथ लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके सपनों का भारत बनाने का कार्य हो रहा है। यह सनातन की प्रतिष्ठा और गौरव का कार्य हो रहा है। जो लोग राम विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। यह सनातन का गौरव कहा जा सकेगा। राम मंदिर अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा के साथ अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। योग गुरु ने कहा कि पतंजलि में सनातन धर्म को विश्व धर्म के रूप में धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए सन्यासी दीक्षित हो रहे हैं। संन्यास पाने वाले युवक और युवतियों के लिए ऋषिग्राम को बसाया गया है। 9 दिनों तक दीक्षा ग्रहण करने वाले युवक और युवतियां ऋषिग्राम में उपवास और उपासना करेंगे। चारों वेदों का अनुष्ठान किया जाएगा। सभी युवक युवतियां 9 दिन ऋषिग्राम में रहेंगी। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में ओबीसी मतदाताओं की संख्या करीब 10% बढ़ गई है। राज्य सरकार की ओर से नगर निगम में करवाई गई सर्वे में आंकड़ा सामने आया है। इसके तहत सबसे कम ओबीसी मतदाता बिलकेश्वर वार्ड और सबसे अधिक ओबीसी मतदाता रीड बाजार वार्ड में है। ओबीसी मतदाता बढ़ने से नगर निगम चुनाव के आरक्षण पर असर पड़ेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2,51,297 थी, जिसमें ओबीसी मतदाताओं की संख्या 52,554 थी। 2018 में हुआ नगर निगम का चुनाव इसी आधार पर हुआ। अब नगर निगम की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार ओबीसी मतदाताओं की संख्या 75,974 सामने आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार 23,420 अधिक है। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय को भेज दी जाएगी। नगर निगम में 60 वार्डों में घर घर जाकर ओबीसी मतदाताओं की गणना की। सर्वे के अनुसार ओबीसी मतदाताओं की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर मेयर की सीट और वार्डों के आरक्षण पर भी पड़ेगा। नगर निगम चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इस सभी 8 वार्डों के ओबीसी गणना का कार्य निगम के स्तर पर पूरा हो चुका है।